Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Tanisha Jaiswal, second professional MBBS student in RDSMC Ayodhya. So today with me is Hello everyone, myself Tanmay Ranjan and I secured All India rank 2786 in NEET 2023 with a score of 670 out of 720. So today we know how Tanmay started his preparation and what problems he faced throughout his preparation phase, and I would like to tell you that it was his first attempt. And now, and from where did Yes. you start your preparation? Which class? Which I've started my preparation from class 11 from Akash Varanasi. ओके सो उसके पहले तुम्हारा कुछ माइंडसेट ऐसा रहा होगा कि हाँ डॉक्टर बनना है या मुझे क्लियर करना है इन वन अटेम्प्ट और समथिंग. हाँ, शुरुआत से ऐसा 7-8 क्लास से ही था कि मुझको डॉक्टर ही बनना है. और उस समय भी मैंने बहुत सारा रिसर्च करा था कि ऐसे नीट एग्जाम होता है, 720 मार्क्स का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होते हैं इसमें सब्जेक्ट्स में. और फिर मेरा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझको क्लियर करना है, मुझको मतलब अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जाना है. अच्छा, तो अभी क्या है ना कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट क्या होते हैं ना कि मुझे ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि ऑफलाइन, तो उसमें तुम बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहोगे? अगर उनके घर में, अगर किसी स्टूडेंट के घर में पढ़ाई का माहौल है, वो अपने घर में 10 to 12 आवर्स की स्टडी कर सकता है, तो मैं एकदम बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि वो ऑनलाइन ही ले. पर अगर कोई ये नहीं कर पा रहा है, कोई किसी को डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तब वो ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जाए. तुमने लगभग एवरेज कितनी स्टडी की थी पर डे, एवरेज आवर? 11th में तो थोड़ा कम. 11th में तो मैंने ज्यादा नहीं करी थी, 6 to 8 आवर्स इतना ही. 12 में मैंने 10 to 12 आवर्स रेगुलर बेसिस पे करा, और लास्ट 3 मंथ्स में मैंने 15-16 आवर्स लगभग मैंने करा था. अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग आवर्स? या अपार्ट फ्रॉम माय कोचिंग. और लास्ट 3 मंथ्स में कोचिंग बंद हो गई थी क्योंकि कोचिंग का सिलेबस खत्म हो गया था, तो मैंने 15-16 आवर्स लास्ट 3 मंथ्स में मैंने कर रहा था. अच्छा, तो मतलब कैसे ऑफलाइन क्लासेस कैसे कोप अप करते थे तुम, कैसे प्रिपेयर करते थे एवरी डे? ऑफलाइन क्लासेस में हमारा जैसे आपकी तरह ही हमारा सिंक्रो बैच था, 3 डे क्लासेस और 3 डे ऑफ. तो सुबह 9 बजे से क्लासेस होती थी, 9 to 2, उस 5 आवर्स की क्लासेस हो गई. उसके बाद मैं आता था, उसके बाद 3 o'clock से मैं स्टडी करने बैठ जाता था. तो सीधा मैं उठता था एक बार ही सीधा 8 o'clock या 7 o'clock में मैं उठता था डायरेक्ट. उसके बाद मैं 1 घंटा का ब्रेक लेता था और उसी में डिनर में करता था. उसके बाद मैं फिर एक बार स्टडी के लिए और रिवीजन के लिए बैठता था 4 आवर्स, और 12-1 बजे तक मैं उसके बाद सो जाता था क्लास के दिनों में. और फिर जिस दिन क्लास नहीं रहती थी उस दिन मैं रात में पढ़ना प्रेफर करता था. मैं रात में मैं सुबह 4-5 बजे तक पढ़ लेता था और फिर मैं सो जाता था. काफी ज्यादा मेहनत की है तुमने. तुम्हें कुछ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ जितना बच्चे को होता है इन क्लास 11-12, मोबाइल, यूट्यूब, फ्रेंड्स? 11th में तो अच्छा खासा डिस्ट्रैक्शन हुआ, चाहे वो फोन से हो, चाहे वो हॉस्टल से हो, चाहे फिर वो फ्रेंड से हो. अच्छा खासा 11th में डिस्ट्रैक्शन हुआ. पर उसी बात मुझे समझ में आ गई कि अगर 11th में मैंने जैसे बर्बाद करा, अगर आगे मैंने 1 साल ही बचाया हुआ, 1 साल ही बर्बाद कर दिया, तब मुझे और मौके नहीं मिल पाएंगे और फिर मैं इसे रिग्रेट करते रह जाऊंगा अपना. तो इसलिए मैंने इस कारण से मैंने डिस्ट्रैक्शन को अपने कम करा और खत्म ही कर दिया था लगभग 12th में. एक थॉट की वजह से कि नहीं मुझे करना है ना? हाँ. आपको कंट्रोल किया? तो मेडिटेशन वगैरह कुछ करते थे तुम? हाँ, मैं बहुत एक स्पिरिचुअल काइंड पर्सन हूँ, तो फिर मैं हरे कृष्ण महामंत्र को मैं बहुत मतलब मानता हूँ, तो मैं उसी का जाप करता था. तो मैं उससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता था. स्पिरिचुअल एनर्जी हाई होती ही है जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, मतलब डेली लाइफ में भी स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ और ही होती है दैट हेल्प्स यू इन थ्रू योर प्रिपरेशन. वो तो बिल्कुल. और कुछ एडवाइस जो तुम देना चाहोगे, मतलब कैसे रिवीजन कैसे करते थे तुम, ऑन फ्रीक्वेंसी क्या थी तुम्हारे चैप्टर रिवीजन करने की? बायो के चैप्टर्स एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बायो के चैप्टर्स को मैं 7 पार्ट्स में पूरे 11-12 बायो की बुक को डिवाइड कर देता था, और हर वीक पूरा बुक मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता था. उस हिसाब से यूनिट वाइज मैंने 7 पार्ट में डिवाइड कर लेता, और 7 पार्ट को मैं एक पार्ट को हर डे पढ़ने की कोशिश करता था, मैं पढ़ लेता था. तो मेरे 3 to 4 आवर्स बायो में मुझे लगते थे. और फिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था. एक 11th का 1 पार्ट और 12th को 2 पार्ट में कर दिया था, क्योंकि 12th का थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है. तो इसके हिसाब से मैंने 3 डेज ऑर्गेनिक करता था और 3 डेज इनऑर्गेनिक करता था. और संडे को मैं सिर्फ और सिर्फ सबको एक बार याद करके समेटता था कि ज्यादा संडे को मैं संडे को ज्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करता था, रिवीजन की कम कोशिश करता था संडे को.
तुम्हारे मतलब टेस्ट वगैरह के मार्क्स कैसे आते थे? स्टार्टिंग में 11th जब स्टार्ट हुआ था टेस्ट तब तो बहुत अच्छे आते थे, तब मेरे मार्क्स 650 प्लस तब हमेशा रहते थे। पर जैसे 11th मिड आया उसके बाद से मेरे मार्क्स धीरे धीरे ड्रॉप होने लग गए, और लास्ट मेरे 11th के मुझे याद है फुल सिलेबस जो AITS होता है आकाश में, उसके मेरे मार्क्स 550 525 इसके अराउंड थे। तो उसी में मुझे लग गया था कि मेरे मार्क्स अगर ऐसे डिक्रीज जाएंगे तब तो मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। फिर 12th में मैंने अपना मार्क्स बूस्ट कर धीरे धीरे सडन ग्रोथ हुई, फिर से वापस से 12th में धीरे धीरे सडन ग्रोथ हुई, और लास्ट के टेस्ट में मेरे मार्क्स वही 650 660 670 इतने आसपास आने लगे थे। अच्छा, तुमने मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं जो इनका इतना अच्छा मार्क्स आता है, दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 11, बट तुम्हारा क्लास 11 काफी खराब होने के बाद तुमने क्लास 12 में क्लास 11 कैसे मतलब टाइम निकाल के रिवीजन किया अलॉन्ग विद क्लास 12, साथ में पढ़ते पढ़ते प्लस क्लास 12 का पहले का रिवाइज करते करते, इतना रिवीजन का टाइम कहाँ से मैनेज करते? एक क्लास 11 का फर्स्ट हाफ मेरा ठीक था। क्लास 1 की जो फर्स्ट बुक होती है, चाहे वो केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक चाहे फिजिक्स की फर्स्ट बुक, ठीक थी मेरी, और बायो मेरा ओवरऑल ठीक था, बस प्लांट फिजियोलॉजी को एक छोड़ दे तो बायो भी मेरा सही था। जो सेकंड बुक थी जो वो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, एक टाइप की ये था, या पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आया था। तो मैंने 12th में ये करा कि अभी का जो सिलेबस चल रहा है उसको हैम्पर ना करूं, उसको चलते रहने दूं, और उसके साथ में एक्स्ट्रा से अगर एक्स्ट्रा मुझे कुछ करना है तो मुझे पुराना सिलेबस एक्स्ट्रा करना है। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त लोग, मैंने देखा था कुछ लोग आगे का 12th के ही आगे का पढ़ने लग गए थे कि बोर्ड्स में काम आएगा। मैंने 12th में आगे का पहले नहीं पढ़ा, मैंने पहले 11th का जो अपना बच गया था पहले उसको कंप्लीट करने में ध्यान लगाया कि पहले ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं उससे करूंगा। तो मैं 4 आवर्स 12th में 10 to 12 आवर्स की सेल्फ स्टडी करता था, तो 4 आवर्स से 5 आवर्स में देता था अपने बैकलॉग के लिए, और 4 to 5 आवर्स अभी करंट जो सिलेबस चल रहा है उसके लिए। टेस्ट का सिलेबस भी तो अलग होता है ना आकाश में, करंट कुछ और पढ़ाया जाता है। हाँ, टेस्ट का सिलेबस बिल्कुल अलग होता है। तो मैं टेस्ट के मार्क्स आता था तो फिर 11 कैसे मैनेज करते थे तुम? अब मुझे पता था कि मुझे एक ही टेस्ट में रिजल्ट चाहिए और वो है नीट में। बाकी ये टेस्ट में अगर थोड़ा कम मार्क्स भी आया तब मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात है कि ये टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, मैं हर टेस्ट अटेम्प्ट करता था, चाहे मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर मैं बाद में सॉल्व कर सकूं। जब मैं उस टॉपिक को पढ़ लिया हूं तब मैं उसका क्वेश्चन पेपर दोबारा सॉल्व कर सकूं, जिससे कि मुझे अपने एक्चुअल मार्क्स पता चले। और मतलब थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फेज कैसे पॉजिटिव माइंडसेट रखा है? ऐसा तो नहीं है यार डिप्रेसिंग, डर काफी लगता है, सारे बच्चों को लगता है बहुत। हाँ, डिप्रेशन का था 11th में मुझे, तो मतलब बिल्कुल जब मुझे सामने दिख रहा था कि मेरा सेकंड हाफ बर्बाद होने जा रहा है, मुझे उस समय तो बहुत डर लग गया था कि मेरा एक बार में सिलेक्शन, तो अब मुझे बीच में 1-2 महीना तो ऐसा भी लगने लग गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मुझको। पर फिर मुझे मेरी मॉम ने बहुत सपोर्ट करा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तुम चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है, ड्रॉपर्स भी 1 साल में करते हैं, तो तुम भी चाहोगे तो तुम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा सिलेबस है कि तुम कर नहीं सकते, बस तुम अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखो। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, इसीलिए मुझे अंदर से लगा कि नहीं, मुझे करना ही करना है। बस ये बात आ जाती है जब करना ही करना है तब तो सब कुछ हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब तुमने अपने डिस्ट्रैक्शन को भी ओवरकम किया, 1 साल के अंदर किया, बहुत बड़ी बात है, लिटरली बहुत बड़ी बात है। एंड आकाश में अब काफी टीचर्स भी काफी चेंज हो गए हैं, काफी अच्छा चल रहा है ना प्रिपरेशन? नहीं, आकाश में जैसा मैंने आपकी जो वीडियो देखी थी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, उसमें मुझको मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था उससे, क्योंकि सेम अभी भी सिचुएशन कुछ ज्यादा नहीं बदली है। हाँ, हमारे केमिस्ट्री के जो टीचर थे, तुम्हें पता है मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं आकाश हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट आई थिंक कि सारा तुम्हारा ही मेहनत रहा है, ये कह सकते हैं। बस केमिस्ट्री के टीचर बहुत ज्यादा अच्छे थे, मैंने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया केमिस्ट्री के लिए, और केमिस्ट्री में 170 नहीं, प्रवीण सर नहीं, एक नए सर आए हैं, विनय केशरी उनका नाम है, C2 उनका कोड है। तो वो बहुत अच्छे सर थे, मतलब उनको मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया, और मेरे 170 आउट ऑफ 180 मेरे केमिस्ट्री में इस बार आए, उन्हीं के कारण मेरे आए केमिस्ट्री मार्क्स। पर बाकी बायोलॉजी की फैकल्टी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, केवल बाहर का एम्स लेवल कंटेंट डिलीवर करते थे, कि मतलब बहुत ज्यादा एकदम नोट्स पे नोट्स लिखवाए जा रहे थे। और चाहे फिजिक्स के जो सर थे, मुझे लोग उनको बहुत अच्छा बोलते, मुझे बिल्कुल उनसे समझ में नहीं आता था। P1 सर, ये था। हाँ, P1 सर लोग उनको बहुत ज्यादा प्रेस करते थे कि बेस्ट टीचर वाराणसी के बेस्ट टीचर। मुझे कैसे पढ़ी फिजिक्स, कैसे पढ़ी बायो, कैसे पढ़ी?
बायो तो मैंने प्योरली कंफर्म एकदम एनसीईआरटी में फोकस करा, ना ही एक भी बाहर के लेक्चर्स मैंने देखे और ना ही मैंने एक भी कुछ बाहर के क्वेश्चंस ये सब नहीं लगाए। हाँ, पीवाईक्यू क्वेश्चंस बहुत लगाए और एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो सब मैंने अच्छे से पढ़े। जैसे बायोलॉजी एट ईज एक चैनल, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पैम कराती है, तो उससे मैंने करा था, तो वो बहुत मुझे हेल्प। हाँ, रेणुका मैम, वो बहुत हेल्पफुल मुझे लगा। और उसके साथ साथ मैंने फिजिक्स के मैंने अलग सर के वीडियोस देखे, अलग सर के जो यकीन बैच के जो वीडियोस से टेलीग्राम में मिल जाते थे, तो मैं उससे डाउनलोड करके देख लिया था। मतलब तुमने फिजिक्स अलग सर से की है, बायो रेणुका मैम से, और केमिस्ट्री तो तुम्हें ऐसा क्लास में नहीं लगता था तो आकाश में बैठे बैठे कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो कुछ ऐसा? अगर फिजिक्स नहीं समझ में आती थी तो देयर वाज अ ऑप्शन टू गो आउट ऑफ दैट क्लास। हाँ, मतलब ये अगर एक लाइब्रेरी रूम होता था उसमें, मतलब ऐसे उसमें तो ये उसमें रूल था कि जो बच्चे की क्लास नहीं है वो आके बैठे, तो मैं उसमें जाकर बैठ जाता था। और तुम वीडियो लेक्चर अपना कर लेते होगे? हाँ, मैं वीडियो लेक्चर, मैं कोचिंग में तो मैं वीडियो लेक्चर नहीं देखना प्रेफर करता था, कि क्या पता कैमरा से कुछ देख ले वकले, इसलिए मैं उसे घर में देखता था। कोचिंग से ही बाहर निकाल दे। हाँ, इसलिए बस मैं वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और वीडियो लेक्चर मैं घर में देखता था। और बायो की क्लास, I am really so happy to see you like this, क्योंकि अगर मेरे समय में कुछ ऐसा होता तो I would have also done same, but literally यार 5 साल पहले I was having nothing rather than you know staying focused in class, जब मुझे कभी समझ में नहीं आता था। आपने अपनी एक वीडियो में बोला था कि अगर मेरी इस वीडियो से अगर किसी का 1 साल भी बचता तो मुझे लगेगा मैंने अपना 1 साल बचा लिया। वो बात मुझे बहुत स्ट्राइक करी थी कि नहीं, मुझको 1 साल बचाना है अपना। यार आई एम रियली फील ब्लेस्ड। अब बताओ यार, मैं 614 नंबर लाके 670 वाले से बात कर रही हूँ। दैट इज इटसेल्फ अ बिग थिंग फॉर मी, कि तुम्हें अगर मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो थ्रूआउट योर प्रिपरेशन फेज, तो आई एम ब्लेस्ड। तो मुझे तो सच में मुझे बहुत कैसे एक्सप्लोर किया, तो कैसे आपका वही जो मेरी कहानी मेरी जुबानी वाला शायद उसका वीडियो 2 था, जो क्योंकि आकाश वर्दसी के बारे में थोड़ा बहुत सर्च करते रहता था यूट्यूब में, तो उसी में वो पॉपअप करा था मेरे में, तो मैंने उसी को देखा था। हाँ, और फिर वो सच निकल गया। हाँ, एकदम बिल्कुल 100% ट्रू। अभी भी मेरे से कोई बच्चा पूछता है आकाश, आई वाज लाइक नहीं, नो डोंट गो। लेकिन मुझे लगता है कि इस साल में कुछ तो हुआ होगा, थोड़ा बहुत इम्प्रूव मान सकते हो। जैसे केमिस्ट्री में मैंने बताया, केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट इम्प्रूव हुआ है। बाकी मैं फिजिक्स और बायो में तो मैं इम्प्रूव बिल्कुल नहीं मानता हूँ। पता तुम्हें पता है मैं वाराणसी की हूँ, हमें बुला के वो पीटे ना किसी दिन रास्ते में पब्लिकली आकाश की बेइज्जती करने लड़की है, इधर आओ। ये भी हो सकता है, पर जो सच है वो तो सच है। What is your dream college? My dream college is Medical College कोलकाता and एम्स गोरखपुर। ये 2 कॉलेज मैं टारगेट कर रहा हूँ। गोरखपुर इज लव यार, एम्स गोरखपुर इज लव नाम। ये 2 कॉलेज में टारगेट कर रहा हूँ। कॉलेज का नाम चलो, आई रियली फेल्ट गुड टॉकिंग टू यू। तुम कितने मतलब यू आर नॉट लाइक अ नर्डी टॉपर, मतलब करते 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 यू डिड इट at last. I'm so proud of you. Your parents must be so proud of you, है ना? अब बताओ कैसा फील हो रहा है? अब बताओ कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और अल्टीमेटली बस यही है कि कुछ साल की मेहनत है, कुछ देर की मेहनत है, उसके बाद अपने आप सारी आपकी हार्डवर्क पे ऑफ हो जाएगी। हाँ, तो मैं एक बार रिजल्ट आएगा तो ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि ऑल्दो आई एम इन MBBS बट स्टिल आई रिग्रेट कि मैंने अपने 3 साल बर्बाद किए, एंड आई विल रिग्रेट इट फॉर एवर। मतलब you will be a doctor at such a young age and I'll be a doctor at the age of 28 something, and next आ गया तो let's see क्या होता है क्या नहीं। But thank you so much Tanmay for sharing your strategy, and तुमने कैसे हर resources से collect करके एक चीज पे, मतलब एक कोचिंग पे डिपेंडेंट ना होके अपना सिलेक्शन किया। That is the only thing which all NEET aspirants should understand। मैं बोलती रहती हूँ अपने चैनल पे कि यार ये टीचर छोड़ के जा रहा, वो टीचर, क्या कंट्रोवर्सी में पढ़ना, तुम अपना कंटेंट कंज्यूम करो, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्शन। हाँ, बच्चे को ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, टीचर पे डिपेंड होना चाहिए, बस यही बात है। नहीं, तुम्हें जिस टीचर से कुछ भी कोई भी टॉपिक समझ में आ रहा है, जस्ट ग्रास्प इट, मेक योर नोट्स, सॉल्व क्वेश्चन, दैट्स इट।
कितनी इंट्रोवर्सी होती है, उसमें किसका फायदा होता है? यूट्यूबर्स का फायदा होता है, दे गेट मोर टॉपिक्स टू मेक वीडियो ऑन, कितने ज्यादा वीडियोस आते हैं एंड स्टूडेंट आर इंडल्ज। देखो मेरे टाइम पे भी नीट के 1 महीने पहले ये होता है, कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है ना, जो ये नीट के 1 महीने पहले चालू होता है। जो बच्चे हैं वो छट जाएं, जो इंटरेस्टेड नहीं है ये सब चीजों में, जो इंटरेस्टेड है दे रियली डोंट थिंक कि अरे कोई काम का भी है। मेरे मन का टीचर ने कहीं और पढ़ा रहे, मैं उधर से पढ़ लूंगा, टीचर से ही तो पढ़ना है। तुम कभी ये सब चीज में इन्वॉल्व नहीं होगे मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं, ये सब चीज में इन्वॉल्व होने का मतलब अपने सिलेक्शन को खुद से जाकर दे देना दूसरे को कि मुझे सेलेक्ट नहीं होना है। वेरी गुड, क्या बात है भाई। और अगर तुम्हें तन्मय की नोट्स वगैरह तुमने कभी बनाए थे? हाँ, मैंने नोट्स बनाए हैं, फिजिक्स के नोट्स मैंने पीवाई को टैग करके बनाए हैं, और फिर बायोलॉजी तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ लेता था, और केमिस्ट्री के भी मैंने सर के नोट्स बनाए थे। और शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हैं तुमने? हाँ, फिजिक्स के मैंने बनाए हैं, मैं फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए मैंने फिजिक्स के हर चैप्टर के बनाए हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने बनाए थे, बस सब रिएक्शन को एक जगह समराइज करने के लिए। दैट इज ओनली व्हाट शॉर्ट नोट इज, कि तुम लास्ट के 1 मंथ में या 1 दिन 10 दिन पहले एग्जाम के यू जस्ट फ्लिप द पेजेस एंड every point is written in it and you grasp it all at once। क्योंकि जब हम टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो बुक से भी हम नहीं ढूंढ पाते वो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, ऑल्दो इट इज हाईलाइटेड, बट हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं तो इट्स लाइक आवर एनसीईआरटी लुक लाइक एवरीथिंग इज हाईलाइटेड, उसमें से क्या ग्रास्प करना है क्या नहीं। तो वंस यू राइट इट डाउन समवेयर यू नो कि हाँ बस इतना पॉइंट ही ग्रास्प करना है, इतना पॉइंट ही आ सकता है। एंड पेपर कैसा आया था? इजी टफ? क्योंकि तुम्हारा जितना रैंक आया है, मतलब पेपर कट ऑफ इज, मतलब नीट कट ऑफ इज वेरी हाई, वेरी इंक्रीजिंग। तो पेपर तो ओवरऑल इजी ही था, बस बायो थोड़ा ज्यादा लेंथी इस बार आया था, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इंक्रीज थे, 2022 में जैसा था वैसा ही था। और केमिस्ट्री जैसे कि मुझे उतना टफ नहीं लगा, पर असर्शन रीजन क्वेश्चंस थे जो उसको मतलब थोड़ा पेपर को डिफिकल्ट बना रहे थे। और फिजिक्स इजी था, पर मेरे फिजिक्स में कैलकुलेशन मिस्टेक 2-3 हो गए, जिस कारण से मेरा मार्क्स थोड़ा और डिक्रीज हो गया। चलो कोई बात नहीं, और enjoying your life. I'm enjoying very much. And I am thinking of starting मेरी कहानी मेरी जुबानी of MBBS. Would you love to watch that? Yeah, I love it. I will love it. Please make it. Life is not so happening actually, so I really didn't wanted to share it on YouTube because people get demotivated and फिर उनका एक perspective हो जाता है कि this लड़की is spreading some negativity, but everything is very very real. I never faked anything, and I don't know, my life is such kind of a phase. I am going through such kind of a phase जहाँ मुझे नीट से पहले भी negativity, कॉलेज में जाके भी my college life is not so happening. I don't know why it happens with me, so I stopped sharing it. But I am thinking I should have. You should. You definitely should. Thank you so much for sparing some time for my audience. Thank you. Heartiest congratulations to you and your family. Now you are gonna be a great doctor. And MBBS करने के बाद you'll get to know what exactly it is. Yeah, of course.